स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। कोरोना काल में कैसा रहा नगर निगम का अभियान, साथ ही साथ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या है इंतजाम। न्यूज वन इंडिया पर आज दिन भर देखेंगे महापौर महाधिवेशन। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेयर। दिन भर चलेगी ये महाधिवेशन, और लेकिन सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं बरेली के महापौर डॉक्टर उमेश गौतम जी। डॉक्टर उमेश गौतम, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। उमेश गौतम जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप ठीक हैं, आपकी टीम ठीक है, आपके वर्कर ठीक हैं, क्योंकि जो पेंडेमिक हमने देखा कितनी भयानक तस्वीर निकल कर आई, और आप लोगों ने भी फील्ड पर काम किया होगा। देखिए, हम लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन जो दूसरी लहर आई थी ये बहुत ही खतरनाक थी। इसमें हमने बहुत सारे लोगों को खोया भी है, नगर निगम के कर्मचारी भी हमने खोए हैं, लेकिन पूरी तन्मयता के साथ पूरी मेहनत के साथ, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम की थी कि सारे शहर को सैनिटाइज कराना, बिल्कुल सारे शहर में जितने होम आइसोलेशन में लोग हैं उन तक दवाइयां पहुंचाना, उन तक भोजन की व्यवस्था पहुंचाना। उस व्यवस्था में नगर निगम ने पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए मैं तो उनकी तारीफ भी करना चाहता हूं कि अगर असली कोई कोरोना योद्धा है तो वो सफाई कर्मचारी हैं। बिल्कुल, क्योंकि ऐसे समय में भी सब घरों से कूड़ा उठाना, वहां से लेके आना, ये जानते हुए भी कि किसी में कोरोना संक्रमण हो सकता है। हाँ। उन्होंने बहुत मेहनत के साथ काम किया, और हम लोग इस दूसरी लहर में काफी हद तक बरेली को बचाने में भी कामयाब रहे। बिल्कुल। अब क्या आपको मुश्किलें क्या आई जब कोरोना काल एकदम पीक पर था? आप लोगों के सामने चुनौतियां क्या थी? कैसे आप लोगों ने काम किया फील्ड पर? ये सबसे बड़ी चुनौती उस समय ये थी दूसरी लहर की कि ऑक्सीजन बेड उपलब्ध हो जाए, लोगों को ऑक्सीजन समय से उपलब्ध हो जाए, क्योंकि बेड की संख्या एकदम से पूरे शहर के सभी हॉस्पिटल्स में बढ़ानी पड़ रही थी जी। और उस बेड के साथ साथ ऑक्सीजन की भी बहुत बड़ी कमी थी, जिसको पूरा करना बहुत जरूरी था। हाँ। क्योंकि अगर बेड भी मिल जाएगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जी। लेकिन ऐसे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी अस्पतालों को ये निर्देश जारी किया था कि सभी अस्पताल कोरोना पेशेंट को ले सकते हैं जी। उससे हम लोगों को काफी बड़ी राहत मिली, और हमने सारे जितने भी मरीज थे सभी हॉस्पिटल्स में जितनी भी व्यवस्थाएं हो सकती थी उसके आधार पर उनको एडमिट कराया। लेकिन 10-15 दिन जो 2 वीक का खासतौर से माहौल था वो बहुत ही भयावह था। लेकिन बरेली में हमने ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी को भी नहीं खोया। ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट था जो यहाँ के सभी प्रशासनिक अधिकारी ने, खासतौर से यहाँ के जिलाधिकारी ने मिलकर बहुत मेहनत के साथ उसको मैनेज किया। एक बहुत बड़ी तस्वीर निकलकर भी सामने आई थी उमेश गौतम जी कि गंगा किनारे जो अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तो उसके लिए आपकी तरफ से कोई पहल की गई थी क्या? देखिए, हमने शमशान, जितने भी यहाँ शमशान हैं सभी में हमने सभी साधन की, लकड़ी से लेकर सभी साधन की व्यवस्था की, और खासतौर पे हमने रामगंगा, यहाँ हमारे यहाँ नगर निगम क्षेत्र से बाहर है, लेकिन मैं वहां पे भी स्वयं भी गया, और स्वयं जाकर मैंने वहां पर एक आश्रम में वहां पर लकड़ी का काफी हमने व्यवस्था करी, क्योंकि कोई भी इस तरह की घटना ना हो कि कोई गरीब व्यक्ति अपने किसी संबंधी को अगर वहां संस्कार पैसे की वजह से या किसी कमी की वजह से ना करके और शव को गंगा में ना बहाए, उसके लिए हमने वहां पे पूरा अरेंजमेंट किया। और यहाँ के भी, शहर के भी शमशानों में सभी तरह से निःशुल्क हमने वहां उपलब्ध सभी सामग्री, सभी साधन उपलब्ध कराए थे। और बरेली में एक भी घटना ऐसी रामगंगा पर या किसी शमशान में नहीं हुई जहां लोगों को कोई परेशानी का सामना करना पड़ा हो। नगर निगम की तरफ से सभी जगह पूर्ण व्यवस्था थी और किसी को भी कोई परेशानी यहाँ नहीं हुई। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कह रही हैं कि भाई नीचे से ऊपर तक पूरा सिस्टम दूसरी वेव में, दूसरे पेंडेमिक में जो है फेल साबित हुआ है। आप बता रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से इतना सारा काम किया गया, लोगों को सुविधा पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन सवाल उन्होंने भरपूर उठाए। देखिए, विपक्ष के पास बातें करने के अलावा और कोई काम तो है नहीं जी। उन्होंने कोई काम किया नहीं, इसलिए वो तो ये कहेंगे, लेकिन मैं तो उनसे पूछता हूँ कि अपने परिवार में या अपने जानने वालों को देख लें कि उनको भी पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश में, मैं ये दावा कर सकता हूँ कि हर नगर निगम क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश की हर जिले में सभी को बेड उपलब्ध हुए हैं, ऑक्सीजन उपलब्ध हुआ है। कोई भी पार्टी का व्यक्ति हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बरेली में हमारे तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, उनके लोग भी, उनके रिश्तेदार भी हमारे यहाँ बरेली में तमाम हॉस्पिटलों में एडमिट हुए हैं,
और उनको भरपूर सुविधाएं मिली हैं। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कुशल नेतृत्व है, जिसकी वजह से हम लोगों ने कोरोना की इस दूसरी लहर को भी बहुत जल्दी हमने काबू पा लिया था। एक तो आप लोगों के सामने डबल चुनौती थी सर कि अब लोगों का भी ध्यान रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, और दूसरी तरफ आपके जो वर्कर्स हैं, जो आपकी टीम है, उनका भी ध्यान रखना है। तो इसको आपने कैसे मैनेज किया, कैसे तालमेल बैठाया? देखिए, हमने सभी वर्कर्स के साथ मीटिंग की थी जी। हमने उनको ये बताया था कि तुम लोगों को सबसे पहले अपना ध्यान रखना है और उनको ग्लव्स, उनको मास्क, सैनिटाइजर, सभी कैप उनको पूरी तरह से हमने उपलब्ध कराई थी। और कभी भी अगर सेना से काम कराना है तो सेनापति के रहना पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात इसी है। तरह जब सफाई कर्मचारी हमारे निकलते थे या सैनिटाइजेशन की टीम निकलती थी तो मैं भी स्वयं उनके साथ पूरे शहर में घूमता था, जिससे उनको ये ना लगे कि हमारे जो मेयर है वो तो घर में बैठे हुए हैं और हम ही को काम करना पड़ रहा है। इसलिए मैंने पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजेशन की गाड़ियों पर खुद चलकर एक एक जगह को सैनिटाइज कराया। जहां पर सफाई व्यवस्था थी, जहां पर कूड़े उठते थे, वहां पर भी मैं स्वयं जाता था, जिससे कि उनका एक मनोबल बढ़ा रहे। हमारे सारे अधिकारी लगातार हर क्षेत्र में विजिट कर रहे थे कि हमारी जो टीम है, जो हमारे सफाई कर्मी है, हमारे बाकी अधिकारी, उन सबका मनोबल बढ़ा रहे। ये बहुत जरूरी था और ऐसे में हमने उनका पूरा साथ दिया और हमारे कर्मचारियों ने भी, हमारे अधिकारियों ने भी पूरा साथ नगर निगम का देते हुए पूरे शहर का साथ दिया, जिसकी वजह से हम लोगों ने कोरोना को बरेली में खासतौर से बहुत कंट्रोल किया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। सुबह वो कमाने के लिए निकलते हैं तो शाम को उनके घर पे चूल्हा जलता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कुछ किया गया क्या आपकी तरफ से? और ऐसा जब समय आता है, जब कोरोना काल हमने देखा, 2 वेव देख ली हैं, तो बाहर से भी लोग आते हैं, तो जाहिर सी बात है बरेली में भी बाहर से लोग आए होंगे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई थी आपकी तरफ से? देखिए, वैसे जो सबसे बड़ी व्यवस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वनिधि योजना के तहत की थी कि 1000 रुपए हर व्यक्ति को जो काम करते थे उनका हमने रजिस्ट्रेशन करा कर उनको दिलाने का काम किया। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति, हम लोगों ने एक हेल्पलाइन, खासतौर से मेरी पर्सनल भी हेल्पलाइन एक चल रही थी कि जहां पर होम आइसोलेशन में लोग हैं उनको भोजन मिले। जो लोग मजदूर या बाहर से पलायन होके आए हैं, ऐसे लोग, क्योंकि राशन व्यवस्था भी, जहां पर राशन जिनको मिल रहा था उनको सरकार की तरफ से दुगना राशन दिया जा रहा था, तो उसकी व्यवस्था सारे कोटेदारों से सबसे बात करके ये सुनिश्चित हमने कराया कि कहीं भी किसी को कोई तकलीफ ना हो। जगह जगह हम लोगों ने स्टॉल लगाए थे जहां पर लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो बस्तियां ऐसी हैं जहां पर मजदूर की संख्या में ज्यादा लोग रहते थे, उनको कहीं भोजन की दिक्कत ना हो। तो बरेली में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं हमने छोड़ा जहां पर एक भी व्यक्ति ऐसा रहा हो जिसको भोजन ना मिला हो। हेल्पलाइन नंबर भी हमने जारी कर रखा था कि किसी वजह से अगर कहीं तक व्यक्ति ना पहुंच पा रहा हो तो वो वहां से लॉकडाउन की वजह से अगर नहीं पहुंच पा रहा है तो फोन करेगा। तो फोन हम लोगों को जैसे रिसीव होगा उसके घर पर हम लोग खाना पहुंचाएंगे। ये व्यवस्था हमने लगातार जारी रखी है। और इसमें जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे और उनके परिवार में एक ही लोग अगर घर पे थे, उनको भी हमने भोजन व्यवस्था करने की पूरी कोशिश की और इसमें हम लोग कामयाब भी हुए हैं। हमने भोजन की वजह से किसी को भी बरेली में कोई तकलीफ होने नहीं दी। बहुत सारे पिछड़े इलाके होते हैं उमेश गौतम जी, आप इस बात को समझते होंगे। शहरी इलाकों में तो हम देखते हैं प्रॉपर लोग मास्क पहन के निकलते हैं, लेकिन जो पिछड़े इलाके हैं वो एक कपड़ा सा मुंह पे लपेट लेते हैं और चले जाते हैं, या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि जागरूकता की बहुत कमी देखी जा रही है। तो आप लोगों की तरफ से कोई जागरूकता अभियान चलाया गया क्या ऐसे लोगों के लिए? देखिए, जो हमारे यहाँ की मलिन बस्तियां हैं, हमारा शहर जरूर है लेकिन शहर में भी हमारे पास बहुत सारी मलिन बस्तियां हैं, बहुत सारे गांव हमारे नगर निगम क्षेत्र में आते हैं। वहां पर मैंने स्वयं से और मेरे सभी माननीय पार्षदगणों ने अपने अपने क्षेत्र में अभियान चलाया। हम लोग खुद कॉटन के एक अच्छे मास्क लेके हम लोग सड़क पर निकले और जो मास्क नहीं पहने हुए थे हमने उनको प्यार से ही समझाया, उनको मास्क भी दिए, अपने सामने मास्क पहनवाए और उनसे कहा कि भाई आपको ये पता नहीं है कि आप, हो सकता है कि आपको भी कोई सिम्टम हो, लेकिन अगर आप मास्क पहनेंगे तो अपने आप को भी सुरक्षित करेंगे और अपने परिवार को भी सुरक्षित कर लेंगे। तो इस तरह का अभियान मैंने कई वार्डों में 10-10, 12-12 किलोमीटर की पदयात्रा खुद की और खुद लोगों को मास्क बांटे, सिर्फ इस वजह से कि लोगों में एक जागरूकता फैले। तो ये जागरूकता अभियान हमने स्वयं वैसे भी चलाया और उसके अलावा हमने पूरे शहर में जो प्रमुख स्थान है वहां पर हमने लाउड स्पीकर लगा रखे थे
जिससे हमारे सुबह से लेके शाम तक हम उस पर अनाउंसमेंट करते थे कि लोगों में ये जागरूकता बनी रहे कि मास्क लगाने से दूसरे की सुरक्षा भी आप कर रहे हैं और आपकी अपनी सुरक्षा भी है। तो उसमें काफी हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला। शहर में तो लगभग सभी लोग लगा रहे थे, लेकिन जब ये अभियान चला तो हमारे गांव तक भी घर से अगर कोई भी बाहर निकल रहा था तो वो मास्क लगा के निकल रहे थे। अब की बार ऐसा भी नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा चालान करने की जरूरत पड़ी हो। घर से जब लोग निकले तो उन्होंने कोशिश सबने यही की कि हम मास्क लगा के ही निकले। तो एक अच्छा असर जागरूकता का रहा पूरी जनता के ऊपर। वक्त हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है उमेश गौतम जी, और दूसरी जो हमने वेव देखी कोरोना की वो भी हमें बहुत कुछ सिखा के गई। क्योंकि अब हम आगे बढ़ आए हैं, अब उतना प्रकोप दिख नहीं रहा है कोरोना का, स्थिति जो है, हालात जो है सामान्य हो गए हैं। तो अब हम आगे की बात करते हैं। वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है क्या आपकी तरफ से? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, उनमें भी गलतफहमियां हैं वैक्सीन को लेकर, बहुत सारे भ्रम फैलाए गए, व्हाट्सएप पे बेकार के मैसेज फॉरवर्ड किए गए जिससे कि भ्रांति फैलती है। तो इसको लेकर आपकी तरफ से क्या किया गया? देखिए, हमारी तरफ से जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, हर वार्डों में कैंप लगाए जा रहे हैं और कैंप में वहाँ लोगों को मुनादी करके ये हम अनाउंसमेंट करा रहे हैं सब जगह कि सभी लोग वैक्सीनेट करें। साथ ही मैंने सभी व्यापारियों की भी बैठक की है, उसमें मैंने सभी व्यापारियों से आग्रह किया था कि आप लोग जो है अपने शॉप, अपनी जो दुकानें हैं या शोरूम है, वहां पर ये सुनिश्चित करें, या फैक्ट्री है वहां पर ये सुनिश्चित करें कि अब 50% या उससे ज्यादा भी जो आप स्टाफ बुला रहे हैं तो वही स्टाफ आए जो जिसने वैक्सीनेटेड हो गया हो, वैक्सीन लगा ली हो। तो इसके कहने के बाद जो पहले हमारे यहाँ टीकाकरण लगभग 50% के आसपास चल रहा था, जब हम लोगों ने सभी लोगों से बात की है तो अब वो 75% के करीब पहुंच गया है। अच्छी बात है ये। लेकिन ये बात सही है कि अभी भी बहुत सारे लोगों में जागरूकता तो पूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं डर है वैक्सीन को लेकर। कुछ लोग पूरी तरह से वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं, उनमें लगातार हम लोग निगरानी समिति के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वैक्सीन से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन कुछ आप समझ सकते हैं, कुछ ऐसे धर्मगुरु होते हैं जी। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके बहकावे में बिल्कुल जो थोड़ी पढ़े लिखे कम लोग हैं या पढ़े लिखे भी हैं लेकिन वो इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं किसी के, तो वो लोग थोड़ा सा भी कोशिश कर रहे हैं बचने की। लेकिन हम लोग अभियान पूरा एक एक घर को, जैसे हमने ट्रेस करके हमने कोरोना के मरीज ढूंढे या उनकी टेस्टिंग कराई जी, इसी तरह से हम लोग घर घर अभियान चलाकर अपनी निगरानी समिति से दिखा रहे हैं कि कौन वैक्सीन से बच गया है तो उसको भी वैक्सीन लगनी चाहिए। तो ये बहुत तेजी से अभियान चल रहा है और मुझे लगता है बहुत जल्दी हम लोग 100% बरेली में वैक्सीन करा देंगे। हम लोगों ने जो वार्ड में हमारे माननीय पार्षदगण जो निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं जी, जो वार्ड सबसे पहला नंबर आएगा, जो वैक्सीनेटेड होगा पूरा वार्ड, उनको हमने सम्मानित करने का भी फैसला किया है कि उनको सम्मानित करके माननीय मंत्री जी से या माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उनको सम्मानित कराया जाएगा। इससे आपस में एक कंपटीशन भी हो गया है और लोग सारे पार्षद हमारे जितने निगरानी समिति के अध्यक्ष हैं वो सभी अपने अपने वार्ड में रोज भ्रमण कर रहे हैं। 4 से 5 घंटे वो डेली भ्रमण कर रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, किसी का नाम लेना ठीक नहीं है उमेश गौतम जी। हम ये समझते हैं, जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो शरारती तत्व हैं, जो शरारत करने सामने आ जाते हैं, लेकिन उनको ठीक करने के भी तरीके होते हैं। लेकिन अब बरेली की जनता की हम बात करें या फिर बहुत सामाजिक संस्थाओं की बात करें, वो भी बहुत लोग सामने आए। जब पेंडेमिक आया हमारे सामने तो हमने देखा कि बहुत लोग आए, उनका कैसा सपोर्ट मिला, बरेली की जनता का कैसा सपोर्ट मिला? बरेली की जनता का बहुत अच्छा सपोर्ट था। यहाँ पर जितने भी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं वो सारे ऑक्सीजन का, खासतौर से अगर देखा जाए तो हमारी जो यहाँ सिख समुदाय है उन्होंने फ्री में ही ऑक्सीजन लंगर यहाँ पर शुरू किया था। ये ऑक्सीजन अगर हॉस्पिटल में बड़ी उस समय दिक्कत हो रही थी, दूसरी लहर का जो अप्रैल 2 से और 1 वीक मई का था, वो 3 वीक बहुत ही खतरनाक थे। लेकिन ऐसे में लोगों ने बहुत सेवा की। जितने सामाजिक संगठन हैं उन्होंने भी, कोई भी अगर मरीज हो तो उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना और खासतौर से ऐसे लोगों को खाना पहुंचाना, उसके लिए बरेली के सभी संगठन। इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ठीक है, हो सकता है कि विपक्ष अपनी कोई बात कह रहा हो, लेकिन सभी पार्टियों से भी ऊपर उठकर सभी लोगों ने एक दूसरे की मदद की। सारे संगठन, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़े हों, सब लोगों ने, क्योंकि मंच पर कहना आसान होता है, लेकिन जब ये पैंडेमिक आया तो सब लोगों ने
एक दूसरे का साथ देकर कोशिश ये भरपूर की कि हम लोगों को बचा पाए। तो मैं यहाँ के सामाजिक संगठनों का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बरेली के हर व्यक्ति की खाने से लेके ऑक्सीजन देने तक, चाहे वो सिख समुदाय के लोग रहे हों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के मुफ्त में ऑक्सीजन देने का काम किया। अगर हॉस्पिटल में 8 घंटे या 10 घंटे एडमिट होने में लग रहे थे तो तब तक उसको ऑक्सीजन अगर मिल रही थी पेशेंट को, तो ये भी उस समय एक बहुत बड़ा काम था। इसका काम भी यहाँ पर किया है, लोगों ने बहुत मेहनत की है। जब भी ऐसा होता है उमेश गौतम जी, हमने देखा है कि व्यापारी बहुत अहम रोल निभाते हैं, तो बरेली के व्यापारियों ने किस तरह का रोल निभाया, उनसे आपने बात की होगी, समझाने की कोशिश की होगी। कई बार देखा है व्यापारी नाराज भी हो जाते हैं, लंबा लॉकडाउन लग जाता है, उनके घर में भी दिक्कतें हो जाती हैं, लेकिन क्या यहाँ पर समझाने और समझने में कामयाब हो पाए आप? यहाँ पर जब व्यापारी संगठनों से हमारी बातचीत हुई और उनको बताया गया कि कोरोना संकट, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमने व्यापारियों को भी खोया है जी, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे युवा व्यापारियों को भी खोया है जी, तो सबकी समझ में ये आ रहा था। और हमने उनको ये भी समझाया कि जिस तरह से बाकी इंडस्ट्री अब ऑनलाइन मोड पर आ गई है जी, सारी ग्रोसरी को लेके सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, तो अगर आप लोग भी जो आपके बच्चे घर में हैं, इस समय कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो उनसे अपना ऑनलाइन स्टोर बनाइए और अपने आप को ऑनलाइन भी सेल करिए। तो उससे भी व्यापारियों ने बहुत उत्साह दिखाया और मुझे लगता है कि बरेली का 80% व्यापारी ऑनलाइन भी हो गया है। अगर सैटरडे संडे जैसे अभी लॉकडाउन है तब भी उनकी सैटरडे संडे को होम डिलीवरी चल रही है। तो इससे एक बहुत बड़ी जागरूकता हुई और व्यापारियों ने जब इसका रिस्पॉन्स देखा तो उनको भी ये समझ में आया कि हम लोगों को अब काम डिजिटली भी हम करेंगे तो लॉकडाउन से हमारा बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ये भविष्य के लिए भी अच्छा है। जी, तो इसलिए व्यापारियों ने इसको पूरी तरह से साथ दिया और इसी की वजह से बरेली में किसी भी तरह का व्यापारियों का विरोध नहीं हुआ, बल्कि मैं तो कहता हूँ बरेली में व्यापारियों ने कोरोना के संकट काल में पूरा समर्थन कर अपने आप को भी मजबूत किया और बरेली को इस संकट से बचाने में योगदान दिया। ये अभी तक हमने जितनी बातें की उमेश गौतम जी, ये जो हो गया उसकी बात कर रहे थे, आपकी तरफ से क्या कुछ मेहनत की गई है, क्या कुछ काम किए गए, हम उसकी बात कर रहे थे। लेकिन अब वक्त हमें बहुत कुछ सिखा के गया है और कहा जा रहा है कि तीसरी लेयर हमारे सामने खड़ी है और वो और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। और दूसरी लहर में हमने देखा किस तरह से लोग परेशान हुए ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए, दवाइयों के लिए, कालाबाजारी बहुत हो रही थी। तो हमने क्या सीखा, आपने क्या सीखा, तैयारी क्या है आगे की? देखिए, जो हम तैयारी इस समय कर रहे हैं, जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या हमारे सीएचसी हैं, जितने भी हमारे केंद्र हैं सरकारी, उन सबको हमने, जैसे मैंने गोद लिया है, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी माननीय पार्षदगणों को उनको गोद दे दिया गया है कि वहाँ की जो व्यवस्था है, क्योंकि वहां पर सिर्फ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आदमी आता था, अपने दवाई ली और चला गया, वहां एडमिट होने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, वहां ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। तो अब हम लोगों ने वहां पर बेड उपलब्ध कराए हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं कि अगर कोई भी इमरजेंसी आती है तो हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हमारे कम से कम 10-10 मरीज वहां भर्ती किए जा सके, उसकी हम सारी व्यवस्था कर रहे हैं। और जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनसे भी हमने वार्ता की है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो बच्चों के लिए एनआईसीयू और पीआईसीयू जो हमारे वार्डों में हमारे पास पूरे बरेली में, उसकी संख्या हमारे हॉस्पिटल्स में लगभग 500 की थी, उनको बढ़ाकर 2000 की संख्या की जा रही है और लगभग तैयारी उसकी हो गई है। उसके अलावा हमारे यहाँ मिशन हॉस्पिटल में 50 बेड की संख्या हम लोगों ने संस्थाओं से मिलकर फ्री के लिए, हमने मुफ्त इलाज के लिए 50 बेड की संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सारी व्यवस्थाओं के साथ बना दिया है। तो हमने तीसरी लहर की पूरी तैयारी बरेली में कर ली है। ऑक्सीजन प्लांट हमारा लग रहा है, ऑक्सीजन प्लांट हमारा इसी जुलाई महीने में चालू हो जाएगा। ऑक्सीजन की वैसे भी कोई कमी नहीं आई थी, उसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट भी लग रहा है। तो मुझे लगता है कि तीसरी लहर अगर आएगी भी तो बरेली में उसका कोई असर होगा नहीं। हम लोग सारे इंतजाम बेहतर तरीके से कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम तीसरी लहर पर भी कामयाबी पाएंगे। नहीं उमेश जी, हम लोग भी यही चाहते हैं और ईश्वर से प्रार्थना है कि तीसरी लहर हमें देखने ही ना मिले। जो हमने दूसरी लहर में देखा है, अपनों को खोया है, वो दूसरी बार ना देखने को मिले। लेकिन अगर हम चेन की पूरी बात करें, स्टार्टिंग से अगर हम बात करें, तो अगर किसी को कोरोना होता है तो टेस्टिंग में दिक्कत आई, हम इस सिलसिलेवार तरीके से चलते हैं, फिर उसके बाद उसकी दवाइयों की दिक्कत आई, फिर एडमिशन में दिक्कत आई, उसके बाद जब किसी की डेथ हो गई तो अंतिम संस्कार में दिक्कत आई, लकड़ियाँ कम पड़ गई।
तो आपके सामने भी चुनौतियां कम नहीं रही होंगी, और आगे आने वाले वक्त में जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तैयारी कर रखी है, तो मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, कंट्रोल में रहेंगी चीजें। चुनौतियों की बात कर रहा हूं मैं आपकी। जी। देखिए, चुनौतियां जो हमने दूसरी लहर में आई थी उससे हमने काफी सीखा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमारे हर शहर में बच्चों के लिए दवाइयों की मेडिकल किट भेजी गई है, जिसका वितरण हमने शुरू अभी से करा दिया है। सारे बच्चों तक वो पूरे परिवार में दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। हाँ। क्योंकि अगर तीसरी लहर आती है तो हम उसका इंतजार ना करें, बिल्कुल। पहले से ही दवाइयां भी मौजूद बच्चों के पास, उनके परिवार के पास रहनी चाहिए, ना कि वो हॉस्पिटल में रहनी चाहिए। तो इसलिए हमारी निगरानी समिति के माध्यम से हम एक एक घर में वो मेडिकल किट उपलब्ध करा रहे हैं। जो हमारे सेकंड हमारा ये है कि जो हेल्पलाइन नंबर है वो पूरी तरह से सारी जगह पब्लिश हो रहा है। हाँ। जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर है, हाँ। वो उसका भी जो हमारा स्मार्ट सिटी के तहत लग रहा है, उसका भी सॉफ्ट ट्रायल कल हो गया है जी। उसके माध्यम से भी हम घर घर तक पहुंच रहे हैं। हमने वो नंबर फ्लैश कर रहे हैं जी। कि किसी को भी कोई परेशानी आए तो वो वहां पर फोन करेंगे, तो वहां से सारे हॉस्पिटल को जोड़ा गया है, सारे पीएचसी को जोड़ा जा रहा है, सारी निगरानी समिति के अध्यक्षों को जोड़ा जा रहा है जी। कि किसी भी तरह की जब सेंट्रल डाटा होगा तो कहीं ये दिक्कत नहीं आएगी। अगर किसी को अपने आसपास ही हॉस्पिटल चाहिए तो वो वहां तुरंत पहुंच सके। उसके लिए एम्बुलेंस को ट्रैक किया गया है। एम्बुलेंसों की सारी व्यवस्था, कौन कौन से क्षेत्र में कितनी एम्बुलेंस है, उसके नंबर क्या है, वो सारी व्यवस्था एक जगह डाटा इकट्ठा कर लिया गया है जी। तो बहुत ज्यादा चुनौतियां जो हमें पिछली बार मिली जी, उससे सीख लेते हुए हमने इतनी तैयारी इस बार की है कि कहीं पर भी कोई भी हमने लूपहोल ऐसा नहीं छोड़ा है जी। कि चाहे वो गरीब से गरीब व्यक्ति हो या अमीर से अमीर व्यक्ति हो जी। उन सबको निश्चित रूप से बचाने का कार्य हम लोग करेंगे और बरेली में हम तीसरी लहर का असर होने नहीं देंगे। जब इतना सब काम करते हैं तो सर बजट की दिक्कत आती होगी, उसके लिए क्या कुछ किया गया है? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहुत ज्यादा बजट कोरोना के लिए सरकार की तरफ से जारी किया गया है। मेडिकल किट भी वहीं से भेजी जा रही है। नगर निगम से भी हमने अपने बजट में व्यवस्था की है, तो बजट की कोई दिक्कत नहीं है। बजट हमें भरपूर मिल रहा है जी। कहीं भी हमारे जितने भी आशा बहनें हैं सबके पास हमारे थर्मोमीटर हैं, हमारे पास ऑक्सीजन के लिए हमने भरपूर मात्रा में सिलेंडर्स और उसका अरेंजमेंट कर लिया है। तो हमारे पास किसी भी चीज की कोई ऐसी कमी नहीं है। हाँ। हमारे ऑक्सीमीटर हैं, सारे हमारे थर्मोमीटर सारे हमारे हर वार्ड में हर आशा के पास हैं, जिससे अगर कोई भी ऐसी समस्या आती है तो जल्दी से हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी कर सकते हैं। हाँ। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हमारे सामाजिक संगठनों ने भी बहुत मदद की है। तो बरेली तीसरी लहर के लिए पूरी तरह से तैयार है, सारे साधनों के साथ तैयार है और पहले से ही दवाइयां पहुंचाकर हम व्यवस्था को बहुत मजबूत कर रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया उमेश गौतम जी कि आपने किस तरह से काम किया, किस तरह से आपने रणनीति बनाई, आगे बढ़े, आगे की रणनीति क्या है, आगे की तैयारियां हैं, बच्चों के लिए आपने इंतजाम कर रखे हैं। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी बात अगर आप कोई कहना चाहें बरेली की जनता से, कोई रिक्वेस्ट करना चाहें, कोई संदेश देना चाहें तो आप दे सकते हैं सर। देखिए, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बहुत हम लोगों ने दूसरी लहर में बहुत अपनों को खोया है और हर तरह के, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हमने हर तरह के लोगों को खोया है। उसमें कहीं ना कहीं हमारी लापरवाहियां रही हैं जी। मेरा सभी से विनम्र आग्रह है कि जब तक ये कोरोना खत्म ना हो जाए जी। सबसे पहले अपने आप को वैक्सीनेट कराएं जी। क्योंकि अगर आप वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो अगर आपको कोरोना होगा भी जी। तो कम से कम एक नॉर्मल बुखार की तरह होके आपके पास से निकल जाएगा, कोई गंभीर बीमारी आपको नहीं होगी। बिल्कुल। आप सेफ होंगे अपने परिवार के लिए और इस देश के लिए। तो मेरा सबसे विनम्र आग्रह है कि अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। हाँ। और वैक्सीनेट अगर नहीं हो पा रहे हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें क्योंकि अभी भी काफी स्लॉट खाली जा रहे हैं जी। हमारे अगर 100% टारगेट है 70-75% तक हम टारगेट पूरा कर पा रहे हैं जी। तो सभी लोगों से मेरा आग्रह रहेगा कि अपने आप को वैक्सीनेट कराएं और मास्क का प्रयोग जरूर करें जी। जब तक मास्क का प्रयोग, जब तक ये कोरोना खत्म ना हो और 2 गज की दूरी, उसका हम जितना ज्यादा से ज्यादा ख्याल रख सकते हैं उसका ख्याल करें। अगर हम ये सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से हम कोरोना को हरा भी पाएंगे
और ठीक है। कोरोना पे जीत हम हासिल कर। अच्छा लगा डॉक्टर उमेश गौतम जी आपसे बात करके। न्यूज़ वन इंडिया की शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप ऐसे ही काम करते रहें, भविष्य में भी तीसरी लहर अगर आती है, वैसे तो ऊपर वाला ना करे कि आए, और अगर आए तो आप इसी तरह से लड़ाई लड़ें, लोगों के लिए लड़ाई लड़ें। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए हमारे साथ। तो आज हमारा ये महाधिवेशन दिन भर चलेगा, रात 8 बजे तक आप देखेंगे अलग अलग जगहों से अलग अलग मेयर हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर उन्होंने भी दूसरी लहर में क्या किया और तीसरी लहर अगर आती है तो उसके लिए तैयारी क्या है।